हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमारा चल रहा है और इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में हम जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इकोनॉमी से संबंधित या अर्थशास्त्र से संबंधित आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे स्टेट पीसीएस परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, उनमें अर्थशास्त्र या इकोनॉमी से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों से संबंधित सभी टॉपिक्स को हम हमारे इस इकोनॉमी स्पेशल बैच में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या महंगाई का। इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में पिछली 2 क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं और जो इससे पिछली हमारी क्लास थी इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में, वो थी कि देश में महंगाई का मापन या मुद्रास्फीति का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने देखा था पिछली क्लास में कि मुद्रास्फीति का जो मापन किया जाता है वो देश में कुछ सूचकांकों के आधार पर किया जाता है और वे सूचकांक है, पहला सूचकांक हमने देखा था WPI जिसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स या थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा हमने देखा था CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहा जाता है हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तीसरा इस प्रकार का सूचकांक था WPI एंड CPI फूड इंडेक्स। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसके बाद GDP डिफ्लेटर और उसके पश्चात कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और रेजिडेक्स एंड हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। ये सभी ऐसे सूचकांक हैं जिनके द्वारा देश में महंगाई का मापन किया जाता है। इनमें से जो पहले 2 सूचकांक थे CPI और WPI, उनको हम बहुत विस्तार से पिछली क्लास में देख चुके हैं, बहुत विस्तार से क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम चलते हैं सीधे जो बाकी के इंडेक्स हैं जिनके द्वारा महंगाई को नापा जाता है, उनकी अवधारणा को समझने के लिए सीधे ही हम चलते हैं आज की क्लास को प्रारंभ करते हुए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, क्योंकि इससे पिछले जो इंडेक्स हैं वो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन हमने लिया है। आज चलते हैं सीधे हमारे क्लास पे, आज की पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो चलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। WPI CPI जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें किए गए सुधार आदि सभी को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला इस प्रकार का इंडेक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मैंने जैसे आपको बताया कि देश में महंगाई का जो मापन किया जाता है वो WPI CPI और कुछ अन्य इंडेक्सेस के द्वारा, अन्य सूचकांकों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार का एक इंडेक्स है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी क्या करता है, वस्तुओं, सेवाओं की नहीं, केवल वस्तुओं की क्या करता है, मुद्रास्फीति को मापता है। और किन वस्तुओं की मुद्रास्फीति को मापता है, उन वस्तुओं में होने वाली महंगाई को मापता है जो एक निर्धारित जीवन स्तर, एक न्यूनतम निर्धारित जीवन स्तर जीने के लिए व्यक्ति को आवश्यक होती हैं। यानी माना कोई जो परिवार है उसको एक सामान्य जीवन जीने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, A, B और C। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या मापेगा, वस्तु A में होने वाली महंगाई के परिवर्तन को, वस्तु B में होने वाली महंगाई के परिवर्तन को और वस्तु C में होने वाली महंगाई के परिवर्तन को मापेगा। और इन मापने के आधार पर एक इंडेक्स बनाया जाएगा जिसे क्या कहा जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहा जाएगा। और चूंकि ये उपभोग से संबंधित है, क्यों, क्योंकि सामान्य व्यक्ति या सामान्य परिवार अपने एक निर्धारित जीवन स्तर को जीने के लिए किन किन वस्तुओं का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, उस पर यह आधारित है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है ये लोगों के उपभोग के तरीके में बदलाव को भी दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, क्योंकि होगा क्या, जैसे जैसे क्या होगा, उपभोग के तरीके बदलते जाएंगे तो न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए वस्तुओं की जो संख्या है या वस्तुओं की जो वस्तुएं हैं वो बदलती जाएंगी। जैसे माना पहले ABC वस्तुएं क्या थी, एक निर्धारित जीवन स्तर जीने के लिए आवश्यक थी, लेकिन माना अब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले, आज के समय में मोबाइल प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता का हिस्सा है। तो मान लो उस रूप में कोई ऐसी चीज जीवन में आ जाती है जो प्रत्येक के व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक होती है, तो उसको भी जब ऐड कर देंगे तो ये उपभोग के तरीके में बदलाव को भी दर्शाएगा। तो हम कह सकते हैं एक निर्धारित जीवन जीने के लिए, निर्धारित न्यूनतम जीवन स्तर जीने के लिए जो वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनके मूल्यों में या उनकी महंगाई को मापने वाला जो सूचक होता है वो क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कहलाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में कुछ और तथ्यों की यदि हम बात करें तो 1955 से पहले CPI को ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के रूप में जाना जाता था। यानी 1955 से पहले CPI क्या था, CPI के आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कह सकते हैं हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही
कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाली जाती थी, न्यूनतम जीवन स्तर कितना होना चाहिए उसका इंडेक्स बना लिया जाता था। लेकिन 1955 के पश्चात एक नया इंडेक्स इसके लिए लाया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जाना गया। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उनके लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर जो लोग काम करते हैं वो ऑन रोल होते हैं। ऑन रोल का तात्पर्य उन्हें सामाजिक सुविधाओं के लाभ मिलते हैं, उन्हें पेंशन का लाभ मिलता है, उनके वेतन से कटौतियां होती हैं और विभिन्न प्रकार के पेंशन के लाभ के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ आदि नियोक्ता द्वारा जब प्रदान किए जाते हैं तो उस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औपचारिक क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, औपचारिक क्षेत्र के लिए कॉस्ट ऑफ जो लिविंग इंडेक्स है उस वो क्या होता है? सामान्य कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स उसको नहीं नापता, उसको किससे नापा जाता है? सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर क्या होता है पिछली क्लास में हम अच्छे से देख चुके हैं। और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मापा जाता है किसका? औपचारिक क्षेत्र का। तो ये बात हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की। अब हम बात करते हैं अगले इस प्रकार का इंडेक्स जो कि है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्पादक मूल्य सूचकांक। जैसा कि इसके नाम से आपको स्पष्ट है, ये क्या करता है? दो चीजों को मापता है, दो चीजों में परिवर्तन को मापता है। पहली चीज कौन सी? पहली जो चीज जिसमें ये परिवर्तन को मापता है वो है आउटपुट पीपीआई, आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये आउटपुट पीपीआई और इनपुट पीपीआई किस चिड़िया का नाम है? आइए समझते हैं। देखिए, इनपुट पीपीआई का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो उत्पादक होता है उसको उत्पादन के लिए क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है। ठीक है, तो इस कच्चे माल के मूल्यों को जो मापने वाला इंडेक्स होता है उसे तो हम कहते हैं क्या? इनपुट पीपीआई। ठीक है, दूसरा होता है आउटपुट पीपीआई। ठीक है, और आउटपुट पीपीआई किसको नापता है? कच्चे माल से उत्पादक क्या बना देगा? तैयार माल बना देगा। ठीक है, तो इस तैयार माल के मूल्यों को मापने वाला जो मापक होता है वो क्या होता है? आउटपुट पीपीआई। और इस इनपुट पीपीआई और आउटपुट पीपीआई के आधार पर ही कौन सा इंडेक्स तैयार किया जाता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई तैयार किया जाता है, जो कि किसके मूल्यों को परिवर्तन को नाप देता है? कच्चे माल के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को भी मापता है और साथ ही साथ कच्चे माल से तैयार हुए हुए माल के मूल्यों के परिवर्तन को भी क्या कर देता है? मापता है। और इसके आधार पर उत्पादक मूल्य सूचकांक बनता है, जो कि उत्पादन के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को माप देता है। ठीक है, अगले कुछ बातें यदि हम उत्पादक मूल्य सूचकांक के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि पीपीआई में प्रोडक्शन टैक्स के अलावा कोई कर शामिल नहीं होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि पीपीआई इंडेक्स के द्वारा क्या मापा जाता है? पीपीआई इंडेक्स क्या मापेगा? जो भी उत्पादित वस्तुएं होंगी उनका मूल्य, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, और उन मूल्यों में परिवर्तन के आधार पर किसको नाप लेगा? ये महंगाई को नाप लेता है। लेकिन उत्पादित वस्तु का मूल्य, जैसा मैंने आपको बताया, उत्पादित वस्तु का जो मूल्य होता है उसमें सबसे पहला चीज जो शामिल होती है वो होती है उसको उत्पादन करने में, वस्तु को उत्पादन करने में लगी लागत या कॉस्ट प्लस टैक्सेस। ठीक है, जो कि सरकार द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक मूल्य सूचकांक में लागत के अतिरिक्त, वस्तु के उत्पादन में लागत के अतिरिक्त जो टैक्स सम्मिलित किया जाता है वो केवल कौन सा टैक्स है? प्रोडक्शन टैक्स है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के टैक्स को, किसी प्रकार के सेल्स टैक्स को या किसी प्रकार के अन्य टैक्स को यहां शामिल नहीं किया जाता है वस्तु के मूल्य के निर्धारण में। तो हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में केवल और केवल प्रोडक्शन टैक्स को क्या किया जाता है? वस्तु के मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु क्या होती है? उत्पादित होती है, और उत्पादित होने के बाद में वो बिकने के लिए कहां जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है। कहां जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें कहां बेचते हैं? या कह सकते हैं हम वितरकों के पास में जाती है। अब ये वितरक इसको कहां बेचते हैं? दुकानदारों के पास में बेचते हैं, और दुकानदार से क्या कर जाती है? ग्राहक के पास में जाती है। तो यहां से वस्तु को यहां तक पहुंचने में क्या लगता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, परिवहन लागत लगती है, जो कि व्यक्ति को मूल्य, ग्राहक को मिलने वाले मूल्य को निर्धारित करती है। लागत प्लस टैक्सेस में ये परिवहन लागत भी जुड़ जाती है वस्तु का अंतिम मूल्य निर्धारित करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन मूल्य सूचकांक या पीपीआई के अंतर्गत
किसी भी प्रकार की परिवहन लागत को सम्मिलित नहीं किया जाता वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में। प्रोडक्शन टैक्स के अलावा किसी टैक्स को शामिल नहीं किया जाता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि जैसे हमने देखा था डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को जारी करने वाली संस्थाएं हमने देखी थी, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी करने वाली संस्थाओं को जैसे हमने देखा था, यहां भी हम देखेंगे कि ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या उत्पादक मूल्य सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जारी करने वाली जो संस्था है वो है डीआईपीपी, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है। डीआईपीपी का तात्पर्य है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन नाम का जो एक संस्था है जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आती है, वो इस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नाम के सूचकांक को जारी करता है। अब देखने वाले हैं हम महंगाई को मापने वाला अगला सूचकांक जो कि है जीडीपी डिफ्लेटर, सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक। इसको सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु की महंगाई को नापा जा सकता है, प्रत्येक वस्तु की महंगाई को मापा जा सकता है। हमने इससे पहले वस्तुओं की महंगाई को मापने के लिए कुछ सूचकांक देखे थे, जिनमें से एक था डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। दूसरा हमने सीपीआई देखा था, इसी प्रकार हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखा था। लेकिन इन सभी इंडेक्सेस में हमने देखा था कि कुछ एक वस्तुओं को, कुछ निर्धारित वस्तुओं को क्या करा जाता है, कुछ निर्धारित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को, निर्धारित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का ही मापन किया जाता है और उसी के आधार पर महंगाई की दर निर्धारित की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, पीपीआई और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो इससे पहले हमने पढ़ा, वो केवल और केवल क्या करते हैं, कुछ निश्चित वस्तुओं की महंगाई का ही मापन कर सकते हैं। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर यहां सर्वाधिक उपयुक्त महंगाई को मापने वाला इंडिकेटर है। ये तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छे तरीके से महंगाई का मापन जो किया जा सकता है वो किस सूचकांक के द्वारा किया जा सकता है। तो ना तो उस डब्ल्यूपीआई के द्वारा, ना सीपीआई के द्वारा, अपितु वो किसके द्वारा किया जा सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर के द्वारा। अब हम कारण समझेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर का कारण समझने से पहले हम जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर आखिर होता क्या है। देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी गुणा 100। अब नॉमिनल जीडीपी का तात्पर्य और रियल जीडीपी का तात्पर्य क्या है वो हम समझे। तो देखिए, अब देखिए, जीडीपी कैन मेजर प्राइस चेंज इन्फ्लेशन फॉर ईच गुड एंड सर्विस। ठीक है, इस लाइन को समझने के लिए, इस टेक्निकल लाइन को समझने से पहले हमें अर्थ समझना है नॉमिनल जीडीपी का और रियल जीडीपी का। अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट ईयर या वर्तमान वर्ष में जीडीपी। ठीक है, वर्तमान वर्ष के मूल्यों के आधार पर, वर्तमान वर्ष के मूल्यों के आधार पर जीडीपी, उसे तो हम क्या कह देते हैं, नॉमिनल जीडीपी। जबकि रियल जीडीपी क्या होती है, आधार वर्ष के मूल्य लिए जाते हैं और उनके आधार पर जीडीपी। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बात, अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। माना कोई अर्थव्यवस्था है, कोई देश है जिसमें केवल और केवल वस्तु ए का उत्पादन होता है। तो जीडीपी क्या होती है, किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है, उस देश में उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, अब यहां कोई देश है, वहां पे केवल वस्तु ए क्या हो रही है, उत्पादित हो रही है। अब माना इस वस्तु ए का वर्तमान मूल्य, अब इस वस्तु ए के हम कितने मूल्य लेंगे, एक तो वर्तमान मूल्य और एक लेंगे आधार वर्ष का मूल्य। अब आधार वर्ष के रूप में कोई सा भी पिछला वर्ष, वर्तमान वर्ष से कोई सा भी पिछला वर्ष क्या करा जा सकता है, चुना जा सकता है। अब मान लो वर्तमान वर्ष हम कौन सा चुनते हैं, 2023 चुन लेते हैं, और आधार वर्ष मान लो हम क्या चुन लेते हैं, 2012 चुन लेते हैं। अब 2023 में माना कितना मूल्य था, इस वस्तु ए का मूल्य 2023 में कितने रुपए है, 10 रुपए है, जबकि 2012 में इस वस्तु का मूल्य कितना था, 8 रुपए था। ये हम मान के चलते हैं। अब आधार वर्ष और वर्तमान मूल्य, वर्तमान वर्ष दोनों के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। मूल्य 10 रुपए वर्तमान का, 8 रुपए आधार वर्ष का। अब हम क्या मान के चलते हैं कि 2023 में यानी वर्तमान वर्ष में जो वस्तु ए है इसकी
10 यूनिट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। अब 10 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जीडीपी कितनी होगी, एक वस्तु का मूल्य 10 गुणा 10 बराबर 100। तो हम क्या देखेंगे, वर्तमान मूल्य या करंट प्राइस के आधार पर देखेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। लेकिन आधार वर्ष में यानी 2012 में इस वस्तु का मूल्य कितना था, 8 रुपए, ठीक है। और वस्तु उत्पादित कितनी हुई, 10, तो कुल जीडीपी कितनी हुई, 10 गुणा 8 80 रुपए। तो कितना रुपए आएगा, 80 रुपए। अब ये जो 100 रुपए है ये तो निकली क्या, करंट ईयर की जीडीपी, जिसे हम क्या कह देते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और जो आधार वर्ष की जीडीपी निकली उसे हम क्या कह देते हैं, रियल जीडीपी। तो 100 बटा 80 गुणा 100, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम देश में उत्पादित होने वाली प्रत्येक वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य और वर्तमान वर्ष का मूल्य देखकर प्रत्येक वस्तु की महंगाई की दर का निर्धारण कर सकते हैं कि आधार वर्ष से लेके अब तक उस वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है। तो चूंकि प्रत्येक वस्तु के मूल्य के में होने वाले परिवर्तन को जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से देखा जा सकता है, इसलिए मुद्रास्फीति मापने का जीडीपी डिफ्लेटर सबसे अच्छा तरीका है। आगे चलते हैं अगले इंडेक्स के बारे में जिसके द्वारा महंगाई को नापा जाता है, वो है रेजिडेक्स। नाम से आपको स्पष्ट है, रेजिडेंस क्षेत्र में या आवास क्षेत्र में जो महंगाई होती है, जो हाउसिंग सेक्टर है उनके जो मूल्य बढ़ते हैं, घरों के जो मूल्य बढ़ते हैं, उन मूल्यों को नापने वाला, उन महंगाई को नापने वाला जो इंडेक्स होता है वो क्या कहलाता है, रेजिडेक्स कहलाता है। तो रेजिडेक्स के द्वारा किसका मापन किया जाता है, घरों के मूल्य में होने वाली मुद्रास्फीति को मापा जाता है। कैसे, घरों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापकर। जारी करने वाला जो संस्था है रेजिडेक्स को, वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, आपने पिछली क्लास में यदि देखा होगा तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये रेजिडेक्स नाम का इंडेक्स जारी किया जाता है। उसके बाद कितनी अवधि में इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो हर 3 माह में इस इंडेक्स को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आधार वर्ष की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले इस रेजिडेक्स इंडेक्स का आधार वर्ष जो है वो कितना है, 2012-13 है। आगे चलते हैं अगला इंडेक्स है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। देखिए रेजिडेक्स भी क्या करता है, हाउसिंग सेक्टर की महंगाई को नापता है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी क्या करता है, रेजिडेंस या हाउसिंग सेक्टर की महंगाई को नापता है। अंतर क्या है, केवल 10 शहरों में नापता है। कौन, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो है वो केवल 10 शहरों में घरों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। जारीकर्ता संस्थान भी, जहां रेजिडेक्स का जारीकर्ता संस्थान कौन था, नेशनल हाउसिंग बैंक, वहीं हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का जारी करने वाली संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पब्लिकेशन जो होता है कितनी अवधि में होता है, जैसा त्रैमासिक हो रहा था रेजिडेक्स का, वैसे ही हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का जो पब्लिकेशन या प्रकाशन होता है वो भी 3 माह की अवधि में होता है। आधार वर्ष जहां उसका 2012-13 था, इसका आधार वर्ष है 2010-11। तो ये कुछ अंतर थे किसमें, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स और दूसरे अन्य इंडेक्सेस में। अब हम बात करेंगे कि मुद्रास्फीति को मापने के सभी मापकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में, और साथ ही साथ मुद्रास्फीति की सर्वाधिक जो उपयुक्त दर होती है वो अर्थव्यवस्था में कितनी होनी चाहिए उसके बारे में। देखिए अगर उच्च मुद्रास्फीति की दर होगी, उच्च मुद्रास्फीति का दर का मतलब 4% से अधिक यदि मुद्रास्फीति की दर होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, लोगों की खरीदने की क्षमता है उस वस्तु को, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब लोगों की वस्तुएं खरीदने की क्षमता घट जाएगी तो क्या होगा, वस्तुएं बिकनी कम हो जाएंगी, बिकनी कम हो जाएंगी, सेल कम हो जाएगी, तो उत्पादक उसका उत्पादन करना कम कर देंगे। और उत्पादक जब उत्पादन करना कम कर देंगे तो क्या हो गया, उस उत्पादन में लगे हुए जो रोजगार में लोग हैं उनका रोजगार चला जाएगा, रोजगार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। इसलिए जैसे ही क्या होता है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और मूल्य उच्च स्तर पर चले जाते हैं, तो सरकार यहां पर क्या करती है, अपना रोल निभाती है, और रोल निभाते हुए क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी का तात्पर्य लोगों की खरीद क्षमता या क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार सहायता प्रदान करती है।
और जब ऐसी सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तो वो सहायता के लिए पैसा कहाँ से निकाला जाता है? बजट से निकाला जाता है, जिससे राजस्व खर्चा बढ़ जाता है। और जैसे ही बजट में राजस्व खर्चा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। और राजकोषीय घाटा बढ़ जाने के कारण सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, और टैक्सेस बढ़ाने से वापस से महंगाई उच्च हो जाती है। तो इस प्रकार की एक साइकिल चल जाती है। तो इसका तात्पर्य है कि उच्च मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। अब बात करें कि अर्थव्यवस्था में मान लो मुद्रास्फीति की दर बहुत ही क्या हो जाए? कम हो जाए। अब देखिए, बहुत ही लोअर इन्फ्लेशन जब हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, मूल्य क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? वस्तुओं के मूल्य इतने कम हैं कि उत्पादकों द्वारा उसके उत्पादन के पश्चात उनको बेचने से किसी प्रकार का लाभ नहीं कमाया जा रहा। जब लाभ नहीं कमाया जा रहा तो उत्पादक भाई उत्पादन क्यों करेंगे? वो उत्पादन ही नहीं करेंगे। और जब उत्पादन ही नहीं होगा अर्थव्यवस्था में तो क्या होगा? उत्पादन में लगे लोगों की छटनी हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, और आ क्या जाएगी? मंदी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगी? मंदी आ जाएगी। मंदी आने से क्या आ जाएगा? बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आ जाएगी। और जब बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आ जाती है तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति की कम दर और या मुद्रास्फीति की अधिक दर दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? खतरनाक हैं, और दोनों ही अच्छी स्थिति नहीं है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, तो अर्थव्यवस्था में फिर मुद्रास्फीति की दर कितनी रहनी चाहिए? तो आर्थिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 0 से लेके 4% तक की मुद्रास्फीति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये बात करी हमने मुद्रास्फीति को मापने वाले कुछ सूचकांकों के बारे में, और साथ ही साथ जो उपयुक्त मुद्रास्फीति की दर अर्थव्यवस्था में रहनी चाहिए उसके बारे में। अगली जो क्लास है उसमें मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्दों को हम समझने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में और समझेंगे जो स्क्रीन पर आपको शब्द दिख रहे हैं उनको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।